हेलो फ्रेंड्स, जीएस एनसीईआरटी कंसेप्ट टॉक में आज हम समझते हैं कि ये इलेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है इलेक्शन, इलेक्शन की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं और ये मेथड्स आपके कहां कहां यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम अगर इलेक्शन देखें तो इलेक्शन का मतलब क्या होता है आपके ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, यानी कि अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण। मतलब अपने निर्णय लेने की क्षमता को जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे तो यही कहलाता है इलेक्शन। ठीक है, जहां कहीं भी आपके डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी में भी कौन सी इलेक्शन, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की विशेषता होती है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो पूरी जनता मिलकर निर्णय लेती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपके होता है इलेक्शन, जब जनता पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, जब जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है। जनप्रतिनिधि को इलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जनता ने अपने निर्णय लेने की शक्ति जनप्रतिनिधि को ट्रांसफर कर दी। यह होता है आपके इलेक्शन का अर्थ। तो देखना, इलेक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, अर्थात अपनी संप्रभुता या अपनी निर्णय लेने की शक्ति को ट्रांसफर कर देना। तो इलेक्शन में क्या होता है कि पब्लिक आपके जब इलेक्ट करती है ना जनप्रतिनिधि को, तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक ने अपनी निर्णय लेने की शक्ति जनप्रतिनिधि को दे दी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को दे दी, और अब जनता की तरफ से निर्णय आपके जनप्रतिनिधि लेगा और ये जनता के ऊपर शासन करेगा। जैसे आप वोट डालने जाते हो ना एमएलए का या एमपी का, तो इसका मतलब यह है कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है, आपने अपनी निर्णय लेने की शक्ति उस कैंडिडेट को दे दी। अगर वो कैंडिडेट जीतता है तो आपके ब्याह पर वो निर्णय लेगा पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। यह होता है आपके इलेक्शन। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें तो इलेक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन आपके वह इलेक्शन होता है जब जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुने, अर्थात जनता स्वयं वोट देने जाए। यानी कि हर वह इलेक्शन जहां जनता वोट देती है वह कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, जैसे लोकसभा, एमपी, एमएलए, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, नगर निगम, तो जहां जनता स्वयं अपना वोट दे यह कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा आपके होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन वह इलेक्शन होता है जहां जनता वोट नहीं देती। तो फिर कौन वोट देता है? जनता वोट नहीं देती। तो जब जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि आगे वोट दे, जब जनता के द्वारा चुना गया एमएलए, एमएलए कौन है? जनप्रतिनिधि, जब ये आगे किसी को वोट दे तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे हम देखते हैं ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता नहीं देती वोट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए, एमपी वोट देते हैं। तो ये सब क्या है? जनप्रतिनिधि। इनको किसने चुना है? जनता ने चुना है। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल समझना, एमपी, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, ये सब इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। देखना यहां जनता एमएलए को चुनती है या लोकसभा एमपी को चुनती है, तो जनता डायरेक्ट वोट दे रही है ना, या डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन ये एमएलए, एमपी राज्यसभा को चुनते हैं या प्रेसिडेंट को आपके चुनते हैं, या लोकसभा एमपी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आगे वोट दे रहा हो तो ये मेथड कहलाती है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये मेथड क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे। तो क्लियर हुआ? सिंपल देखना, जिस इलेक्शन में आप वोट डाल सकते हो वो डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें आप वोट नहीं डाल सकते हो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन। बड़ा सिंपल सा आपके मेथड है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझते हैं। आगे अब नेक्स्ट समझना मेथड्स ऑफ इलेक्शन, चुनाव की विधियां। अब चुनाव की विधियां या इलेक्शन की अगर हम मेथड्स को समझने की आपकी कोशिश करें तो दो मेथड है आपके इलेक्शन की, ठीक, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में यूज होती है। पहली मेथड आपके होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम सामान्यतः ये मेथड होती है डायरेक्ट इलेक्शन में यूज। और दूसरी मेथड है आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ये मेथड यूज होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन में। किसमें यूज होती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन में। अब समझना इसे, किसे कहते हैं हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और किसे कहते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम आपके देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की विशेषता क्या होती है
कि यहां जो वोट दिया जाता है वो कैंडिडेट को दिया जाता है, मतलब चुनाव में कोई प्रत्याशी खड़ा होगा उसको वोट दिया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, डाले गए वैलिड वोटों में से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही कैंडिडेट विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे देखना, मान लो आपके कोई इलेक्शन है एमएलए का या कोई भी लोकसभा एमपी का, इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े हुए, ए बी सी डी, ये 4 कैंडिडेट हुए और इलेक्शन में 100 वोटर हैं। कितने वोटर है? 100 वोटर। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी आप वोट देने जाते हैं तो आप देखते हो कि एक तरफ कैंडिडेट का नाम होता है, एक तरफ उसका चुनाव चिन्ह होता है, तो आपके उसके चुनाव चिन्ह का जो बटन होगा ईवीएम पे आप उसको दबा देते हो। तो मान लो 100 वोटर हैं, ये 4 कैंडिडेट हैं, ए कैंडिडेट को 25 लोगों ने वोट दिया, बी को 26 लोगों ने, सी को 27 लोगों ने, डी को 22 लोगों ने, ये 100 लोग आपके हो गए। अब यहां होता क्या है, आपके डाले गए वैलिड वोटों में से सबसे ज्यादा वोट जिस कैंडिडेट को मिलते हैं वही कैंडिडेट विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा वोट किसके हैं? सी। भले ही 1 वोट ज्यादा है इसका बी से और 2 वोट ज्यादा है इसके ए से, लेकिन ज्यादा तो है, ये जीत गया इलेक्शन। बस इतनी सी मेथड होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम डायरेक्ट इलेक्शन में यूज होगा। वोट किसको दिया जाता है? कैंडिडेट को दिया जाता है। ठीक, डाले गए वैलिड वोटों में से जिसके सबसे ज्यादा आपके वोट होते हैं वही कैंडिडेट आपके विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब ये जो आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, अब इसकी सबसे खास बात आपके क्या है, फायदा क्या है इसका? बड़ा सिंपल मेथड है, ईवीएम में जाओ, वोट दबाओ, कोई ज्यादा झंझट ही नहीं करना, टाइम भी कम लगता है, ईवीएम से 1 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। तो एक तो मेथड सिंपल है और दूसरा इसमें आपके टाइम कम लगता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके कौन सा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का बेनिफिट। लेकिन अब इसका आपके नुकसान क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सबसे पहला नुकसान तो आपके ये है कि यहां जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, वो मेजॉरिटी की पसंद नहीं है। मेजॉरिटी का मतलब 100 में से 51 लोग पसंद नहीं कर रहे उसे, मात्र 27 लोगों ने इसे क्या बना दिया? एमएलए एमपी बना दिया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के लोगों का तो वोट ही व्यर्थ चला गया। ठीक, सिर्फ आपके ये 27 लोगों ने आपके एमएलए या एमपी को चूज कर दिया। तो यहां जो आपके होता क्या है कि जो जीतने वाला जो कैंडिडेट होता है वो कई बार मेजॉरिटी की पसंद नहीं होता, बहुमत की पसंद नहीं है, लेकिन तब भी जीत गया। अब बाकी के लोगों को इसमें क्या हुआ? वोट बेकार चला गया, बाकी के लोगों ने जो वोट दिया था। तीसरी समस्या यह है कि जब सिर्फ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जब 27 ही वोट लाने हैं तो प्रत्येक कैंडिडेट को पता है कि कौन सी जाति और कौन से धर्म के लोग उसे वोट देंगे। ठीक, तो ये जो आपके सिस्टम है ये आपके कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा आपके देगा। ठीक, और फिर जब आपको एक बार पता चल गया कि किन 27 लोगों ने आपको वोट दिया है तो आप अपने पूरे 5 साल उन 27 लोगों को खुश करने में लगाओगे, बाकी के लोगों पे इतना ध्यान नहीं दोगे। भारत के अंदर आपके जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है आपके, यही भारत के आपके सबसे बड़ी समस्या है डेमोक्रेसी की, क्योंकि यहां इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की वजह से आपके जो राजनीति है वो कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, क्लास बेस्ड ये होती चली जा रही है। ठीक, क्योंकि किसी को पता है आपके कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक मिल जाए तब भी जीत जाएंगे। ठीक, लोअर क्लास का वोट मिल जाए तब भी जीत जाएंगे। तो सब धर्म और जाति के पीछे आपके पूरा इलेक्शन कंसंट्रेट होता जा रहा है। यह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड आपके जो होती है, ठीक है, वो होती है आपके कौन सी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आपके क्या कहता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था आपके कहती है जब कभी भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मेथड के तहत इलेक्शन आपके होते हैं तो यहां किया क्या जाता है, पूरे देश या पूरे राज्य में पहले हम चुनाव क्षेत्र निर्धारित कर लेते हैं कि इतनी सीटें हैं। मान लिया किसी भी देश या राज्य में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने डिसाइड की तो 100 इतना ही होगा। फिर हम उस देश या राज्य में वोटर की संख्या निकाल लेते हैं, तो वोटर भी कितने हो सकते हैं? 100% वोटर है, मान लो 100 सीटें हैं। अब यहां क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पूरे देश को या राज्य को पहले हम सीटें बांट देते हैं कि इसमें इतनी सीटें हैं। फिर यहां जो वोट जाता है वो पार्टी को जाता है, कैंडिडेट को नहीं जा रहा। वोट किसके को जा रहा है? पार्टी को जा रहा है। अब यहां फिर निर्धारण कैसे होगा? ऐसे होगा, देखो, मान लिया आपके 100 चुनाव क्षेत्र है या 100 सीट है और 100% वोटर है,
ये 4 पार्टी हो गई, बीजेपी, कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी। मान लिया कि 40% आपके वोटर ने वोट दिया बीजेपी को, 30% वोटर ने वोट दिया आपके कांग्रेस को, 20% वोटर ने वोट दिया सपा को और 10% वोटर ने वोट दिया आम आदमी पार्टी को। ठीक, तो अब यहां होता क्या है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिला है उतने परसेंट उसको सीट दे दी जाए। जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिला है उतने परसेंट सीट दे दो। तो सीट कितनी है? 100। बीजेपी को 40% वोटर ने वोट दिया तो 40 सीट बीजेपी को दे दो। कांग्रेस को 30% आपके वोटर ने वोट दिया है तो 30 सीट कांग्रेस को दे दो। सपा ने 20% को दिया है तो 20 सीट सपा को दे दो। आम आदमी पार्टी को 10% वोटर ने वोट दिया है तो 10 सीट आम आदमी पार्टी को दे दो। अब इसका फायदा क्या हुआ? किसी का भी वोट बेकार नहीं जाता, किसी ना किसी पार्टी को तो गई होगा। हर पार्टी का उम्मीदवार आपके रिप्रेजेंटेटिव होगा, यहां किसी के कम किसी के ज्यादा। ठीक, तो अब यहां आपके फायदा क्या है कि किसी पर्सन का वोट नहीं जाता, और दूसरा आपके संसद में या विधानमंडल में हर क्लास और कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कोई ना कोई तो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा ही होगा, क्योंकि वोट बेकार नहीं जा रहा। लेकिन नुकसान इसमें आपके यह है कि एक तो टफ स्ट्रक्चर है, इतना आसानी से आपके चुनाव नहीं होता, और इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपके टाइम बहुत लगता है। ठीक, तो भारत में डायरेक्ट इलेक्शन में आपके मेथड जो यूज होती है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो मेथड यूज होती है उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए आप GS NCERT से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।